अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे हमास ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उस पर भी बात होगी। होशू ने एक बार फिर एक और जहाज़ को तबाह कर दिया है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ में मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं वो भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच के साथ जुड़े हैं। सच पर मबनी खबरें हम आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुपों की जानिब से सराय अल क़ुद्स और कताब अल अक़सा की जानिब से कुछ कार्रवाइयाँ की गई। उस कार्रवाइयों के हवाले से उन्होंने बताया कि गज़ा में मज़ामत कार्रवाइयों का तसलसल और सयूनी अफ़वाज पर ड्रोन हमले हुए हैं। तबरेज़ में भी धमाके हुए हैं, उस हवाले से भी मामलात आ रहा है। गज़ा से जो इतलात आ रही हैं वो फ़लस्तीन की जो तंजीम है, तंजीम सराय अल क़ुद्स, उसने मशरक़ी गज़ा के इलाके शुजाया में 2 सयूनी फ़ौजी गाड़ियों को एंटी टैंक धमाका खेज़ मवाद से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसराइल के मुतअद्दिद फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन इसकी तस्दीक अभी तक इसराइली फ़ौज ने यानी उनके अखबारात ने या मीडिया ने नहीं की है। इसके साथ साथ कताइब उल अक़साम के मुजाहिदीन ने क्या किया है, उन्होंने तस्दीक की है कि खान यूनिस के शुमाल मोहल्ले में अल सतर में स्ट्रीट नंबर 5 पर उन्होंने एक फ़ौजी इज्तिमा को माटर गोलों से निशाना बनाया, जहाँ पर भी जानी माल की भारी भर के नुकसान की खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो ये खबरें आप देख रहे हैं कि मज़ाहमत जिस तरह मुख्तलिफ स्ट्रीट में मुख्तलिफ जगहों में डट कर जिस तरीके से मुकाबला करी वो आपके सामने है। आपको ये बताते चलें कि हजराता दाऊद के नाम से एक ऑपरेशन किया गया है अल क़स्साम ब्रिगेड ने, जो मशरक़ी गज़ा में यानी सैन्य अफ़वाज की पेशकदमी को जो है उन्होंने रोकने की भरपूर कोशिश की और उसमें माटर गोलों का जो है हुआ है और दोनों तरफ भारी फायरिंग की गई है। अब एक वीडियो मेरे सामने है जो मैंने ट्वीट भी की है। अगर आप लोग ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं ज़रूर फॉलो करें। कुछ वीडियो हम वहाँ अपलोड कर सकते हैं जो यहाँ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर चुन चुन के इसराइली फ़ौजों को सरों में जो गोलियां मारी गई हैं वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की वीडियो है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोबारा मज़ामत का उठ खड़ा होना, दोबारा इस किस्म के हमलों का आना यकीनन बहुत ख़तरनाक है। और बरतानिया ने कहा है, बरतानिया का ये कल का बयान है कि अगर गाज़ा में सीज़ फायर नहीं होता तो ये इसराइल के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। एक तरफ तो ये सिचुएशन है। दूसरे मज़ामती ग्रुपों ने कहा है कि तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन का तसलसल अभी भी जारी है। मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन सरज़मीन की दिफ़ा हम जारी रखेंगे और उन्होंने कहा है कि हम जो है इस सारी चीज़ को यानी मुख्तलिफ ऑपरेशन हमने की। एक बैतुल हनून में एक पेचीदा कार्रवाई उन्होंने की है जिसमें इज़्दराफ़ यानी कुछ इलाके हैं जहाँ पर उन्होंने कारी ज़रब लगाए हैं। फ़लस्तीनी मज़ामती मीडिया जो है वो इस बारे में कहती कि बैत हनून में कुछ ऑपरेशन हुए हैं जिसमें इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ इजाफ़ी ज़रब हमने उसको करार दिया है और लगातार उनके यूनिटों को हमने निशाना बनाया है जिसमें हमें कामयाबी मिली है। ये उनका जो है वो है यानी उनका बयान है, जो बयान मैं आपके सामने रखता हूँ। मज़ामत ये कह रही है कि मुस्तक़बिल में भी ये कामयाबियाँ दोहराई जाएंगी या नहीं, लेकिन अभी जो हमने कार्रवाइयाँ की हैं वो बड़ी शदीद किस्म की हैं और हम इसको बिल्कुल बरकरार रखेंगे। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरे इराक़ की सूरत हाल संगीन हो गई है। जो 2 ग्रुपों में कुर्दिस्तान में जो लड़ाई है उसमें एक और सिचुएशन आ गई है और सिचुएशन ये आ गई है दोस्तों कि वहाँ पर कुर्दिस्तान में तो तुर्की जो है मज़ीद मदाखलत कर रहा है, जिस मदाखलत की वजह से भी परेशानी है। लेकिन 2 ग्रुपों के दरमियान जो सालों में जो ज़मीनी तनाज़ात है, जो कबाइल हैं, उनकी वजह से तुर्की का एंटर होना यकीनन ऐसा लगता है कि इराक़ में मज़ीद कोई जंग या कोई इस तरह कोई कार्रवाइयाँ होने जा रही है ताकि ईरान के बॉर्डर पे ये सारी चीज़ें हों। इस हवाले से जो है उन्होंने कहा है ईरान मग़रिबी सरहद के दरवाज़े पर है। वो उन्होंने ईरान ने क्या लिखा है, उन्होंने कहा दुश्मन की ज़मीनी अफ़वाज अब ईरान मग़रिबी सरहदों के दरवाज़े पर है। जैसे हम पहले ख़बरदार किया था कि इराक़ में अमरीकी इसराइली साजिशें अमली तौर पर दाखिल हो चुकी हैं। चंद अहम नुकात उन्होंने रखे कि वो कहते हैं ये हालिया वाक़यात मुकम्मल तौर पर अमरीका और इसराइल के मंसूबे का हिस्सा है। ये जो कुर्दिस्तान में अनसर्टेनिटी शुरू हो चुकी है,
پہلا مرحلہ تکفیری گروپوں کو بغداد کی جانب پیش قدمی کے لیے راستہ صاف کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ممکن ہے مقتدی صدر آیت اللہ سستانی کو موساد کے ذریعے نشانہ بنایا جائے گا، جس سے شیعہ گروپوں کے درمیان خانہ جنگ کی بھڑکے گی۔ اسی دوران اسرائیلی فضائیہ حملوں میں اشاد الشعبی کو کمزور کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اسرائیل اپنی تباہی دہشت گردی تکفیروں کے ذریعے عراق حکومت کو گرانے کی بھرپور کوشش کرے۔ یہ ایران اب کہہ رہا ہے، کیونکہ جو لڑائی چل رہی ہے وہ شدید قسم کی لڑائی ہے عراق میں۔ اگر ایران نے پیشگی اور فیصلہ کن فوجی اقدام کے ذریعے اسرائیل کا منصوبہ ناکام نہ بنایا تو بہت جلد دشمن کی فوج ایران کے مغربی سرحد پر کھڑی ہوگی۔ یہ انہوں نے ایک تنبیہ کی ہے، یعنی حالات ایران کے بارڈر تک آ چکے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ چکا ہوں، لیکن یہ خبر تازہ ترین تھی۔ حوثیوں کے حملے میں بحری جہاز غرق اور امریکہ یورپ کی جانب سے مذمت کی گئی ہے۔ یمن میں حوثی جنگجو نے بحیر احمر میں میجک سیز بحری جہاز کو ڈرون اور تیز رفتار کشتیوں سے نشانہ بنا کر غرق کر دیا ہے۔ یونانی کمپنی کے زیر انتظام جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ چلنے والا ماربردار جہاز میجک سیز کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے۔ کل ایک اور جہاز بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی جس میں ان کو بھی تباہ کر دیا۔ 2 جہاز ہو گئے ماربردار، جس کے حوالے سے حوثی کہتے ہیں کہ بھیا آپ آئیں گے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو جہاز اسرائیل کے بارڈر تک جائے گا، جو کہیں اور جائے گا، ہم ان کو نہیں بخشیں گے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نیتن یاہو اس وقت وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں، اور نیتن یاہو جاننا چاہتے ہیں کہ کب اسرائیل اکیلا اور بغیر اجازت ایران پر حملہ کر سکتا ہے، کب امریکہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست جنگ میں شریک ہوگا، کب امریکہ اسرائیل کو جنگ روک دے گا، یعنی ہم جنگ میں کہاں تک آگے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک پورا پلاننگ بن رہا ہے اور خطرہ منڈلا رہا ہے۔ میں نے جیسے آپ کے سامنے عراق کا معاملہ رکھا، ایران اسرائیل جنگ اور امریکہ یہ پھر سے کود پڑ سکتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ داعش آلریڈی منظم تک ہے، وہ بنائی آلریڈی ان کو فنڈ کون کرتا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، اور کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے۔ قطر میں حماس اور تل ابیب کے درمیان 5واں دورہ مکمل نتیجہ ہو چکا ہے۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات میں صہیونی وفد کی غیر سنجیدگی رویے کی وجہ سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ فلسطینی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ جنگ بندی متعلق اس مرحلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایک فلسطینی عہدیدار نے کہا کہ صہیونی وفد صرف سنتا ہے، ہر نقطہ ہر تل ابیب سے مشورہ کرتا ہے، وفد کے اراکین کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ واضح ہے کہ قطر نے حماس کو 60 روز جنگ بندی کی تجویز دی تھی، جس میں 10 صہیونی غیرمعمولی کی رہائی، 18 لاشوں کی حوالگی، غزہ کی سرحد سے صہیونی فوج کی جو ہے عقب نشینی اور اسرائیلی امداد کی فراہمی شامل تھے۔ تجویز میں یہ بھی شامل تھا کہ اس عرضی جنگ بندی کے دوران مستقل جنگ بندی مذاکرات بھی ہوں گے۔ اب یہ سچویشن یہ ہے کہ مختلف مراحل ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اہم پیش رفت نہیں ہوئی۔ جیسے ہوگی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج جو تازہ ترین اپڈیٹس تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال ہے کہ بہت شکریہ۔